आप सभी लोग स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है ये चल रही है एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज में हम आज कवर करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस, जिसमें हम चैप्टर 5 अम्ल क्षारक और लवण को पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसका एक पार्ट हो चुका है, यानी अम्ल क्षारक और लवण का पार्ट फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अम्ल क्षारक और लवण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की और हमने जाना कि अम्ल कौन से पदार्थ अम्लीय होते हैं, किन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है और किन पदार्थों की प्रकृति लवणीय होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमने जाना, समझा और बात करते हैं उसके आगे की। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आना बहुत ज़रूरी है समय के अनुसार। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 अम्ल क्षारक और लवण, क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने उस वीडियो में उस पार्ट में क्या पढ़ा था। हमने उस पार्ट में पढ़ा था कौन से पदार्थ प्रकृति के सूचक होते हैं। आपको बहुत सारे प्रकृति सूचक पदार्थों के बारे में उस वीडियो में बताया गया है, जिसमें से सबसे पहला लिटमस और हल्दी आता है। अब इन दोनों के बाद जो क्रम आता है वो किसके आता है, वो गुड़हल के फूल का आता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो गुड़हल का फूल होता है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह इस प्रकार का दिखाई देता है। तो आपकी स्क्रीन पर जो फूल है वह गुड़हल का फूल है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, किन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है और कौन से पदार्थ उदासीन होते हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अब जो अम्लीय क्षारीय उदासीन परीक्षण करने के कुछ सूचक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उनके बारे में डिस्कस करें तो नाम आएगा आपका सबसे पहले लिटमस के बारे में बात करें तो लिटमस क्या होता है। लिटमस अपना कलर चेंज करता है, यानी अम्लीय में वह रेड कलर और क्षारीय में वह, अगर रेड कलर का लिटमस है तो वह ब्लू कलर का हो जाएगा। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी में हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि हल्दी में आपको एक पानी डालकर उसका पेस्ट बनाना है और फिर उसके ऊपर कुछ विलयन आपको दिए गए थे, उनको डालकर परीक्षण करना है कि किस विलयन को डालने से कौन सी प्रक्रिया, कौन सा रिजल्ट हमें मिलता है। अब बात करते हैं गुड़हल की। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प की। आपके स्क्रीन पर बहुत ही प्यारे पुष्प दिख रहे हैं जो कि गुड़हल के हैं। ठीक है, तो आप सभी देखिएगा, आपके घर के आसपास भी ये पुष्प आपको आसानी से मिलते हैं। इन पुष्पों की बात करते हैं तो गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इनमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक में 5-5 बूंदे सारणी में दिए गए प्रत्येक विलयन को हमें डालना है। सबसे पहले विलयन में आता है शैम्पू, यानी जिससे आप अपने हेयर वॉश करते हैं, उस विलयन को आपको डालना है। फिर आता है नींबू का रस। नींबू के रस की बात करें तो यह आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो नींबू का रस का विलयन बनाने के लिए आपको नींबू को एक ग्लास में निचोड़ना है, फिर उसमें कुछ बूंदे पानी की डालना है। उसके बाद आपका यह जो विलयन होगा वह नींबू के रस का विलयन होगा। सोडा जल, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन। किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन। फिर आता है सिरका, जो आपके घर पर आसानी से मिल जाएगा। शक्कर का विलयन और नमक का विलयन, ये सभी चीज़ें आपके घर के किचन में मौजूद हैं। तो जल्दी से ये क्रियाकलाप आप भी करके देखिए कि किस प्रकार से जो गुड़हल का फूल होता है वह प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करता है। अब सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों का सूचक या का अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा कर देगा। तो क्या होगा, जब आप ये गुड़हल के फूल के पंखुड़ियों को आप
विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, अगर आप अम्लीय विलयन में डालते हैं, अम्लीय मैंने बताया था जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं स्वाद में वह अम्लीय होती हैं, और जितनी भी कड़वी चीज़ें होंगी, चिकनी होंगी, वह कैसी होंगी, वह क्षारीय होंगी। तो जब हम अम्लीय में डालेंगे तो अम्लीय में डालने के बाद इसका रंग कैसा होगा, गहरा गुलाबी मेजेंटा कलर का हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षारकीय विलयनों की। तो क्षारकीय विलयनों में जो विलयन होते हैं उनको कैसे हो जाते हैं, वह हरे कलर के हो जाएंगे। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र के सोडे के ठोस कण पर रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। तो अब ये बूझो और पहेली डिस्कस करते हैं कि जब हम शुष्क लिटमस यानी ड्राई लिटमस पत्र को खाने के सोडे के कण के ऊपर रखते हैं तब कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों, ऐसा क्यों होता है? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। तो बूझो ऐसा क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहेली क्या कहती है, पहेली बहुत होशियार है। पहेली कहती है एक काम करो बूझो, तुम खाने के सोडे का विलयन बनाओ, उसके बाद इस परीक्षण को करो, तुम्हें सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बूझो और पहेली की ये डिस्कस चलती रहेगी। जल्दी से आप ये वाली एक्टिविटी कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कौन कौन से रिजल्ट सामने आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताते चलिए। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताया करिए। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ज़बरदस्त सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट, सारे क्लासेस के कवर होने वाले हैं। तो ये चैनल अब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने का कहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अब गर्मा गर्म कॉफ़ी किसे पसंद नहीं है, कौन कॉफ़ी, चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे एक आंसर करिए कि कौन कॉफ़ी ज़्यादा पीता है और कौन चाय ज़्यादा पीता है। तो जब भी मेरी क्लास स्टार्ट होती है तो मैं आप सभी को कहती हूँ कि जब भी मेरी क्लास स्टार्ट हो तो आप नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिए। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें नोट कराऊंगी, आप उसको नोट करते जाइएगा। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उसे अम्लीय क्षारकीय उदासीन विलयन में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहेली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। तो अब हम बात करते हैं पहेली की। पहेली याद है ना आपको, पहेली और बूझो दो ही कैरेक्टर हैं जो हमें पूरे एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो पहेली क्या कहती है, कॉफी का रंग भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है यह, क्षार है या है क्षार, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कड़ से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। तो पहेली बड़ी प्यारी ही पोयम कह रही है। फिर से पढ़ते हैं पोयम को। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। ठीक है, कितने लोगों को कॉफी पसंद है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हमें तो बहुत पसंद है, तो हम तो दिन भर कॉफ़ी पी सकते हैं। तो आप बताइए आप कितनी बार दिन में कॉफ़ी पी सकते हैं। तो कॉफ़ी का रंग है भूरा, स्वाद है कड़वा, अम्ल है या है क्षार, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से है अनजान, बिना परीक्षण हो न ज्ञान। तो ये थी कॉफ़ी की कहानी। जल्दी से मुझे बताइए कि कॉफ़ी की पहेली आपको कैसी लग रही है। अब एक सिंपल सा फिर से एक्टिविटी करते हैं, परीक्षण करते हैं। परीक्षण में अब हमें क्या करना है कि शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वह अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों में के तनु विलयन लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जल्दी से नोट करिए सभी लोग। चूने के पानी का जो रासायनिक नाम होता है उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जल्दी नोट करिए सभी लोग। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या कहते हैं? चूने के पानी का रासायनिक नाम हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। तो इनमें से प्रत्येक विलयन को आप
प्रत्येक विलयन पर सूचकों के तीनों प्रभाव को आपको प्रदर्शित करना है। अपने प्रक्षेपणों को सारणी में लिखना है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे हम कहते हैं, यानी किसमें किसमें करना है HCl का परीक्षण? लिटमस पत्र पर, हल्दी के पेस्ट पर और गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव लिखना है हमें। तो जल्दी से आप लोग ये एक्टिविटी कर लीजिएगा और अपने शिक्षक और शिक्षिका से अपेक्षित है कि वह अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से रसायनों से तनु विलयन लें। ठीक है, तनु विलयन आपको लेना है, जिसमें तनु विलयन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक आपके लिए चेतावनी है, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं, यह कैसे आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सावधानी पूर्वक रखने चाहिए, क्योंकि ये संरक्षक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और इसे छूने से हमें हानि पहुंच सकती है। अब बात करते हैं उदासीनीकरण की। उदासीनीकरण हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या मैंने बोला? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है, दोनों की जो क्रिया है वो अब एकदम उल्टी है, अपोजिट है। तो आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, अब जानेंगे, अगर हम किसी अम्ल को, जब कोई एसिटिक होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, उसको क्षार में मिलाते हैं, यानी जब क्षार में जैसे कड़वे में मिलाते हैं, तब क्या होता है? हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसको आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनोल्फेथिलीन कहते हैं। फिनोल्फेथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोल्फेथिलीन कहते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिनोल्फेथिलीन क्या होता है। यह एक सूचक है जिससे हम अम्ल, क्षारीय और उदासीनीकरण का परीक्षण करते हैं। अब एक एक्टिविटी है, यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेना है। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेना है। इसका रंग, किसका रंग? इसका रंग नोट करना है। फिनोल्फेथिलीन विलयन के रंग को भी नोट करना है। अब सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाना है। क्या करना है? सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाना है। परख नली को धीरे धीरे हिलाना है। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दिया? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाना है। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तित होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। अब आप देखिए क्या होता है। क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। तो क्या होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि विलयन क्षारीय होता है। यह स्पष्ट है, जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फेथिलीन गुलाबी रंग देता है। जब विलयन क्षारीय होगा तो फिनोल्फेथिलीन गुलाबी रंग देगा। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होगा तो यह रंगहीन होता है। ठीक है, ये थी फिनोल्फेथिलीन सूचक के बारे में कहानी कि जब
विलयन क्षारीय होगा तो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन देता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाएंगे तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, जब किसी अम्लीय और क्षारीय विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहेगी और न ही क्षारीय रहेगी। ठीक है, जब किसी हम विलयन को उचित मात्रा में अम्ल और क्षार को एक दूसरे में मिलाते हैं तो जो प्रकृति रहेगी वह न तो अम्लीय रहेगी और न ही क्षारीय रहती है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करना है और आपको अनुभव करना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया सदैव ऊष्मा निकलती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का चैप्टर हो चुका है, सभी लोग ऊष्मा के चैप्टर को देखने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएं। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कैसी होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। निर्मुक्त क्रिया से अभिकरण मिश्रण का जो ताप होता है वह बढ़ जाता है। उदासीनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है। उदासीनिक जो अभिक्रिया होती है जिसमें अम्लीय ना तो अम्लीय रहता है ना क्षारीय रहता है, उसमें एक नया पदार्थ बनता है। उसको क्या कहते हैं? उसको लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लवण कहते हैं। लवण अम्लीय तथा क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। लवण में 3 प्रकार की क्वालिटी होती है, नोट डाउन करिए सभी लोग। लवण अम्लीय, क्षारीय और उदासीनी प्रकृति का होता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो जल्दी से सभी लोग नोट डाउन करिए एक क्वेश्चन कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप समझाइए या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा को लिखिए। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच के होने वाली अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अम्ल वर्षा की। क्या आप अम्ल शब्द से परिचित हैं? तो बिल्कुल, आपने 2 वीडियो देख लिए जिसमें आप अम्ली के बारे में काफ़ी कुछ जान गए। तो अब बात करते हैं अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन के बारे में। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसे कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा का जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा में अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा में अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा के जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। तो अम्ल वर्षा के बारे में, अम्ल वर्षा की परिभाषा, उससे होने वाले क्षति और उसकी प्रक्रिया को आपको समझाना है। तो लिखने ये क्वेश्चन जल्दी से लिखिए कि अम्ल वर्षा की परिभाषा के साथ आपको उसकी यह किस प्रकार से होती है, इसकी प्रक्रिया को हमें समझाना है और इससे होने वाली क्षति को भी समझाना है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन से, जैसा कि बहुत सारी जो रासायनिक गैसें होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें वर्षा के जल में घुलकर क्या बनाती हैं? कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जिससे जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतों में बात करें तो सबसे जो प्रचलन में जो मुद्दा है वो ताजमहल का है। जो ताजमहल का है उसका रंग सफ़ेद से वह पीलापन पड़ रहा है, पीला हो रहा है। पीलापन क्यों हो रहा है? क्योंकि वह एसिडिक रेन उससे हानि पहुंचा रही है, यानी अम्ल वर्षा के कारण जो ताजमहल का सफ़ेद कलर है वह पीला अब पड़ रहा है। ठीक है, और यह
इमारतों बस को नहीं, पौधों और जंतुओं को भी क्षति पहुंचाता है। इससे पौधे बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं, कई जंतु भी कई तरह बहुत प्रभावित होते हैं। अम्ल और क्षारक, लवण प्लस जल, ऊष्मा निर्मित होती है। तो जो अम्ल और क्षारक को मिलाने के बाद क्या बनता है, लवण और जल और ऊष्मा निर्मित होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका ही उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल और ऊष्मा। बूझो तो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाए अथवा ठंडा, ये आपको बताना है। अब जानते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण को समझते हैं कि अपचन कैसे होता है। जब आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो समझिए क्या होता है। ठीक है, हमारे आमाशय आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे ही ग्रास नलिका के बाद जो पहला भोजन सेकंड पार्ट होता है भोजन जाने का, वह आमाशय ही होता है। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है, मैंने जब आपको मानव के पाचन तंत्र के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाई थी। अगर आपको अभी भी अच्छे समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से फिर से एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, मानव के पाचन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या अध्याय, उसे हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता अधिक मात्रा होने से अपचन हो जाता है। जब हमारे आमाशय में अम्ल की अधिक मात्रा हो जाती है, यानी अधिक एसिडिक हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है, तो तब हमें अपचन हो जाता है और इसी अपचन को हम एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी शब्द किससे बना है, एसिड से बना है। एसिड यानी अम्लीय होता है। जब हमारे पास आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो वह अम्लीय यानी एसिडिक हो जाएगा और उसी एसिडिक शब्द से एसिडिटी शब्द बना है, जिसे हम अपचन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी अपचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपचन से मुक्त पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशिया, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। क्या करता है, जब हमें एसिडिटी होती है तो जल्दी से हम कोई भी पाउडर या इनो के रूप में कुछ लेते हैं, तो उस इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया हमें एसिडिटी कैसे होती है। अब बात करते हैं चींटी के डंक की। आपकी स्क्रीन पर चींटी है, बार बार गिर रही है, देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। चींटी के डंक की बात करते हैं। जब चींटी काटती है, लगता है काट ली है किसी को, जबकि चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोट होता है। जिंक कार्बोट होता है। अब मृदा उपचार की बात करें तो रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। रासायनिक उर्वरकों यानी जैसे कि जो हम खाद डालते हैं, उसका अधिक उपयोग करने पर जो हमारी मृदा होती है वो बहुत अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधे अधिक अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। ठीक है, जब अम्लीय होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड और जब क्षारीय होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्षारकी हो जाए तो क्या करें, क्षारकी हो जाती है तो ये पदार्थ मिला देते हैं। जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद जिसे कहते हैं, जिसमें जैव पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाया जाता है, उसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। जो जैव पदार्थ होते हैं वह मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, तो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब बात करते हैं कारखानों के अपशिष्ट की। तो देखिए किस प्रकार से कारखानों का जो अपशिष्ट होता है कितनी बड़ी मात्रा में हमारी नदियों तक पहुंचता है। ये अपशिष्ट जो होते हैं वो अम्लीय पदार्थ के मिश्रित होते हैं। कारखानों के जो अपशिष्ट होते हैं वो अम्लीय पदार्थ के मिश्रित होते हैं।
ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों और नदियों में बहाने दिया जाए तो मछली व अन्य जीव जो होते हैं वह इस अम्ल के कारण नष्ट हो जाते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। तो क्या करते हैं, जो कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वह अम्लीय होता है। अब ये अम्ल जो है वह जब नदियों और जलाशयों में जाएगा तो वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, वहाँ पर जो मछलियाँ हैं, जल के जीव होते हैं वह मर जाएंगे। तो इसके लिए वह ना मरे, तो इसके लिए हम पहले जल को जब हम नदियों से में जाने जलाशयों में छोड़ने से पहले हम उसमें कुछ क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो जल्दी से बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन आज की, आपके लिए कितनी लाभदायक होती है, मुझे ये भी ज़रूर बताया करिए कमेंट सेक्शन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और हमारा पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिए, ये आपके लिए पार्ट सेकंड था, तो पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसका रिवीजन करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए तरीके से, नए अंदाज में, धमाकेदार आपके स्वागत में हम फिर से तैयार हैं।